जब भी हीट किल्ड होता है तो हम उसे समझते हैं कि एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने वापस क्या किया, एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरियाज को लिया, उसे हीट किल्ड किया और क्या किया कि साथ में किसके डाल दिया, आर स्ट्रेन वालों के साथ डाल दिया। और आर स्ट्रेन जो लिया था वो लाइव रखा था, उनके साथ कोई एक्सपेरिमेंट छेड़छाड़ नहीं की गई थी, ठीक है। इस स्टेप पे उन्होंने फिर से माइस में डाला और फिर क्या हो गया, इस समय आप क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हो, इस समय आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि ये तो ऐसे ही मरा मरीला है और ये क्या हो गया, ये बेचारा ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, इसको लाइव डाल दो चाहे जो करके डाल दो, कुछ कर नहीं पा रहा। बट यहाँ पर ऐसा हो गया कि माइस की हो गई डेथ, यहाँ पे माइस की हो गई डेथ, ठीक है। अब साइंटिस्ट परेशान, कौन, आपके फ्रेडरिक ग्रिफ्थ परेशान, क्यों, अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि इसका हुआ कैसे। तो ये जो तामझाम इन्होंने देखा, यहाँ तक उन्हें सब समझ में आया, यहाँ तक उनको कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या हो गया कि हमने ये एस स्ट्रेन किल्ड डाला था और आर स्ट्रेन आपका लाइव था, फिर ये ऐसा कैसे हो गया, किसने किसको क्या कर दिया जिसकी वजह से माइस की डेथ हो गई। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप जिस हिसाब से आज आपको पता है कि डीएनए वर्किंग है, आप इसमें ये समझ पाते, या आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये इनके जेनेटिक मटेरियल में वो पावर रही होगी, उतने पोटेंट रहे होंगे कि अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर इनको कोई ऐसा मिल जाए, जैसे होता ना कि अभी वो इनएक्टिव जैसे हैं, लेकिन सपोज दूसरे का इनको स्ट्रेन मिला तो दूसरे के डीएनए को चेंज करने की ये काबिलियत रखते हैं, ये कुछ वैसा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ तो कुछ हुआ, ठीक है, जो भी कुछ समझ नहीं आया यहाँ पर, उसको इन्होंने कह दिया कि एक ये ट्रांसफॉर्मिंग है, इसी को इन्होंने कहा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि कुछ तो है जिसकी वजह से ये आर स्ट्रेन वाले भी वायरुलेंट बन गए, है ना। कुछ ऐसा हुआ है, कोई चीज़ ऐसी है जो चीज़ आर से एस में आई है और आर वालों को भी क्या बना दिया उन्होंने, वायरुलेंट बना दिया है, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है, या कहीं में मिक्स हुआ है, कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है, ठीक है। अब जो बातें इनको समझ में नहीं आ रही थी कि क्या है जेनेटिक मटेरियल और फलान ढंग का, उसको इन्होंने कह दिया कि ये जो चीज़ इनके बीच में हुई है उसे हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कह सकते हैं। यानी इन्होंने दुनिया वालों के लिए क्वेश्चन अराइज करके छोड़ दिया कि भाई हम एक्सपेरिमेंट में इतना तो समझ गए हैं कि कुछ तो जादू हुआ है, लेकिन क्या हुआ है वो मैजिक हम समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब सब लग गए ये इसको तय करने के लिए कि भाई ये है क्या। अच्छा एक चीज़ और बताना भूल गए हम आपको, जब हम लोग अभी वो कर रहे थे डीएनए वाला पार्ट कर रहे थे, क्योंकि अभी बैक्टीरिया का आया तो ध्यान में आ गया, और थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो गया है ना, बैलेंस है नहीं, आज दिमाग मेरा ठीक से काम नहीं कर रहा। ध्यान से देखो, ये सपोज बैक्टीरियल सेल है, आपको पता होना चाहिए ना ये आपके प्रोकैरियोट हैं, है ना, प्रोकैरियोट हैं, कोई भी चीज़ कवर्ड नहीं होगा, जिनका डीएनए भी ऐसे तक पड़ा हुआ है। अब जहाँ पड़ा हुआ है ना, जिस एरिया में पड़ा हुआ है, तो उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड, उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान में रखेंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अच्छा इस थ्योरी को एज इट इज़ याद कर लेंगे, ये बड़ी सिंपल सी थ्योरी है और मुझे इसमें कुछ लॉजिक भी नहीं लगता, लेकिन क्या कहते हैं ना कि जो भी चीज़ें, किसी का काम, कोई भी ऐसा काम जो आपको क्वेश्चन पे ला के खड़ा कर दे, तो उस काम की वैल्यू करनी चाहिए। तो ये वही काम है जिसको इन्होंने स्टार्ट तो किया था लेकिन एक अच्छा एंडिंग नहीं दे पाए हैं। तो अब इसके बाद आएंगे और बड़े बड़े साइंटिस्ट लाइक ओसवाल्ड, कोलिन, मैकार्टी, ऐसे करके लोग आएंगे और वो इतने पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ये बस ये नहीं समझा पाए कि ऐसी कौन सी चीज़ थी। देखो इनको ना थोड़ा थोड़ा सा क्लैरिटी समझ में आता था, जैसे प्रोटीन हो गया, है ना, आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, ये सब था, लेकिन बस ये नहीं समझ पाते थे कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। समझ रहे हो, जब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल और डीएनए के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो था ही नहीं, है ना। वो तो उस वक्त समझ में आ ही रहा है कि अच्छा डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा है, जब आपका वो आ रहा है क्रोमोसोम पता चल रहा है आपको, तो डीएनए पता है। लेकिन आप इस बात को प्रूव कर पाना कि जेनेटिक मटेरियल किस तरह से, ये मैसेजेस किस तरह से ट्रांसफर हो रहे हैं, कोई एक सेल दूसरे सेल को जब बनाता है तो वो दोनों में सिमिलैरिटी क्यों एग्जिस्ट करती है ना। इट मीन्स कि देयर इज समथिंग लाइक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो कि पास ऑन हो रही है एक सेल से दूसरे सेल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट रह गया है, इसको आने वाले बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग इसे सॉल्व करेंगे, हम लोग जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा लास्ट चैप्टर से मुझे एक क्वेश्चन तुम्हें देना था, अब ध्यान से सुन लो, अब इसके लिए तुम्हें लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन ये है, ये होमवर्क है,
ठीक है, मेहनत करो और होमवर्क निकालो कि मल्टीपल जो मैंने एलील्स आपको कराए, जो मल्टीपल एलिज्म आपको मैंने कराया और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कराया, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या ये दोनों एक ही है? क्या ये दोनों अलग हैं? अलग है तो कैसे अलग हैं? ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये है। दूसरा क्वेश्चन है, एक्चुअली मैं पता है ये मैं तुमको लेक्चर के बीच में समझाने वाली थी, लेकिन पता है क्या होता है कि जब मैं बोल देती हूँ कि अच्छा ठीक है मैं इसको अभी बता रही हूँ और मैं फिर भूल जाती हूँ, क्योंकि ये लेक्चर्स है ना रिकॉर्डेड है। अगर ये क्लास रहती है तो कोई ना कोई बच्चा याद दिला देता है। तो ये मुझे क्वेश्चंस कराने थे बट ये हुए नहीं है, तो अब ये तुम लोग के ऊपर है, अब तुम लोग इसे इसका आंसर निकालोगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखो, ये भी मैं वीडियो बताने वाली हूँ। वो ये कि जब हम लोग पेडिग्री कर रहे थे तो पेडिग्री एनालिसिस जो हम लोग ने एक तरीका निकाला कि किसी की डिजीज़ वगैरह को, ट्रेट्स वगैरह को लाइक फाइंड आउट करना कि क्या है क्या नहीं दिक्कत है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो ये करने के बजाय हम कोई ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट ही क्यों नहीं कर लेते? जैसे पी पे कर लिया, जैसे ड्रोसोफिला पे हो गया, वैसे हम ह्यूमन बीइंग को क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ कर लेते? ठीक है, एक इसका आपको आंसर लिखना है, एक ये क्या ये दोनों सिमिलर है, और एक ये कि ह्यूमन बीइंग को हम एक्सपेरिमेंटली यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम उसके एवज में पेडिग्री एनालिसिस क्यों करते हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हैं, अच्छे से पढ़ना, कॉमन सेंस से आंसर निकल जाएगा। इसका आंसर तो कॉमन सेंस है, साइंस के स्टूडेंट को इतना आना चाहिए। और ये वाले में इसमें थोड़ा सा तुमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, चलो ओके, थैंक यू सो मच क्लास। अब इसके आगे हम लोग जो है जेनेटिक मटेरियल का एकदम पक्का प्रूफ देखेंगे कि किस तरीके से पता चल जाएगा कि हमको जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए ही है। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू सो मच क्लास। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लेना। ये एक जरा यहाँ पर कुछ मिस्टेक करे होंगे, इसको सही कर लेना ज़रा सा। ठीक है, ये रफ वाला रफ क्यों है? आई थिंक ये म्यूकस की लेयर नहीं होती इसमें, बोलना ही क्या है, मुझे राइबोसोम पता नहीं कहाँ से याद आ गया है। ध्यान से देखो, आई थिंक इसमें जो आपका पॉलीसेकेराइड की जो लेयर है ना वो इसमें चढ़ी नहीं होती है। ठीक है, फिर भी एक बार आप लोग इसे देख लेंगे। ठीक है, एक ये मैंने बता दिया रफ वाला, और दूसरी चीज़ मैंने आपको एक और पीछे देखने को कही थी, आई थिंक बेस पेयर के बीच में एक गैप देखने को कहा था, उसको भी एक बार आप बुक में से देख लेंगे, क्लियर कर लेंगे कि क्या है एग्जैक्ट। देखो स्टैटिक वाला पार्ट ना वो मुझसे एक्सपेक्ट किया ही मत करो, ये जहाँ नंबर्स रहते हैं, जहाँ ईयर्स रहते हैं, वो थोड़ा थोड़ा हिल ही जाता है। ठीक है, वो थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू सो मच बच्चा, अच्छे से पढ़ो और कोई प्रॉब्लम है तो बताओ।